नमस्कार, आपके साथ मैं हूं गौरव अग्रवाल। कोरोना की वजह से यूपी में चुनाव टाले जाने के कयासों पर विराम लग चुका है। चुनाव आयोग ने साफ कर दिया है कि यूपी में वक्त पर ही चुनाव होगा। चुनाव की तारीखों का ऐलान 5 जनवरी के बाद कभी भी हो सकता है। लाजमी है कि ऐसे में चुनाव प्रचार के लिए राजनीतिक पार्टियां अपनी पूरी ताकत झोंक दें। अमित शाह ने एक ही दिन 3 जनसभाओं को संबोधित किया। एसपी, बीएसपी और कांग्रेस पर जमकर हमला किया। अखिलेश के निजाम यानी शासन का मतलब समझाया। जिन्ना का भी जिक्र हुआ। वहीं अमित शाह ने मायावती पर भी तंज कसा। लेकिन क्या इससे यूपी के मुसलमानों पर कोई फर्क पड़ेगा? यूपी में शह, मात और आरोप प्रत्यारोप को लेकर भाईजान क्या सोचते हैं? इस पर टीवी9 भारतवर्ष की एक ग्राउंड रिपोर्ट देखिए, सीधे संगम नगरी प्रयागराज से। 250 करोड़ के ठेले निकल रहे हैं ना, ठेले। अखिलेश जी बड़े मचलन में आ गए। भैया अखिलेश, आपको क्या तकलीफ है अगर आपके नहीं है तो? सफाई से जांच होगी। ये साबित होगा कि जिसके यहाँ छापा पड़ा है, जिसके यहाँ अभी तक उत्तर प्रदेश के सबसे ज्यादा नोट निकले हैं, वो भारतीय जनता पार्टी से संबंध रखता है। यूपी का चुनावी अखाड़ा तैयार है। विरोधियों को पटखनी देने के लिए सभी पार्टियां ताल ठोक रही हैं। इस कड़ी में बीजेपी हो या समाजवादी पार्टी, सभी दल जनता को साधने के लिए जी तोड़ कोशिश में लगे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से लेकर गृह मंत्री अमित शाह तक यूपी चुनाव में पूरी ताकत झोंक चुके हैं। इस समाजवादी सरकार में 3 P काम करते थे: परिवारवाद, पक्षपात और पलायन। गृह मंत्री अमित शाह यूपी के दौरे पर हैं। इस दौरान अमित शाह ने 3 रैलियों को संबोधित किया। मुरादाबाद, अलीगढ़ और फिर उन्नाव में उनकी जनसभा में भारी तादाद में लोग जुटे। इस दौरान उन्होंने पिछली सरकारों पर निशाना साधा और पूर्व की सरकारों की मिसाल पेश करते हुए अपनी सरकार का पक्ष रखा। अमित शाह ने कहा कि एसपी और बीएसपी ने राज्य में 15 साल राज किया, लेकिन उस वक्त राज्य के जैसे हालात थे, उससे आज यूपी बहुत बदल चुका है। उन्होंने साफ कहा कि राज्य में हाथी और साइकिल वालों ने भ्रष्टाचार के नोट से भरे बोरे भरने के अलावा कोई काम नहीं किया। मित्रों, ये समाजवादी पार्टी और बसपा उत्तर प्रदेश को फिर से एक बार जंगल राज की ओर ले जाएगी। एक तरफ अमित शाह यूपी में विपक्ष पर हमलावर थे, तो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ महाराजगंज में थे। योगी आदित्यनाथ ने यहां जनविश्वास यात्रा को संबोधित करते हुए विपक्ष पर निशाना साधा। योगी ने कहा कि 2017 के पहले जब सरकारी नौकरी निकलती थी तो चाचा भतीजा झोला लेकर वसूली करने निकल पड़ते थे, लेकिन वो दौर अब बीत चुका है। इस दौरान उन्होंने कांग्रेस बहुजन समाज पार्टी के शासन को भी भ्रष्ट बताया। आपने देखा होगा, एक परिवार में महाभारत के सभी रिश्ते वसूली में निकल पड़ते थे। कहीं चाचा, कहीं भतीजा, कहीं भाई और कहीं और भी, और कहीं मामा थे, कहीं भांजे थे, ये सभी वसूली में निकल पड़ते थे। हर घर की विवादित होती थी, न्यायालय को रोक लगानी पड़ती थी, नौजवान देखता ही रह जाता था। सर्द मौसम के बावजूद नेताओं ने यूपी का सियासी माहौल गर्म कर दिया है। इस सियासत को यूपी के मुसलमान भी गौर से देख रहे हैं। यूपी में तहखाने से निकले नोट और जेसीबी के चर्चे हैं, तो सवाल यह है कि क्या इन बातों का यूपी के मुसलमानों पर कोई असर पड़ेगा? इसका जवाब तलाशने हम संगम नगरी प्रयागराज पहुंचे। कहीं ना उम्मीदी की बिजली गिरी है, कोई उम्मीदों के बीज बो रहा है। इसी सोच में तो रहता हूं अकबर, ये क्या हो रहा है, ये क्या हो रहा है। नमस्कार, मैं हूं श्रीनिवास और इस वक्त एम फैक्टर के कारवा के साथ पहुंच चुका हूं अकबर इलाहाबादी के शहर संगम नगरी प्रयागराज में। चुनावों की दबिश ने संगम नगरी के सियासी माहौल को गर्म बना रखा है और हम यहां मौजूद हैं ये जानने के लिए कि आखिर किस सोच में हैं यहाँ के मुसलमान और आने वाले चुनावों में किसे बनाएंगे अपना भाईजान। हिंदुस्तान के सबसे पुराने शहरों में शुमार है प्रयागराज, जिसे तीर्थराज भी कहा जाता है। प्रयागराज में गंगा और यमुना का संगम है। इस जिले में जातीय समीकरण को देखें तो यहाँ
हिंदू 85%, मुस्लिम 13% और अन्य 2%। प्रयागराज में हिंदू बहुतायत में है, लेकिन मुस्लिम और यादव यहाँ विनिंग फैक्टर है। कई सीटों पर ये दोनों जातियां जीत हार तय करती हैं। हम अपने एम फैक्टर के कारवा के साथ संगम नगरी के करेली इलाके में मौजूद हैं। जी हाँ, इलाहाबाद का ये मुस्लिम बहुल इलाका है। इलाहाबाद संगम नगरी का पुराना नाम। अम्मा से शुरू करते हैं। अम्मा, ये बताइए कितनी उम्र हो गई आपकी? हमें 55 साल। 55 साल हो गई। बहुत वोट दिया होगा अब तक। जी हाँ? जी। अब इस बार माहौल क्या लग रहा है? इस बार माहौल तो इतना बढ़िया लगा हमको। बीजेपी आएगी। अच्छा, ये बताइए। हाल में बीजेपी को आना है। ईवीएम मशीन से वोट डलने लगा, बैलेट पेपर का नाम ही खत्म हो अच्छा, गया। आप ये बताइए। हाँ, मजबूत तो हम लोग बन गए। गैस का सिलेंडर जो का दाम था 350, आज 997 रुपया में। बढ़िया हुआ ना। 3 अच्छे दिन का तो इंतजार कर रहे हैं। 300 से 900 हो गई तो मजबूत हो गई ना। हाँ, मजबूत तो हो गए। और कितनी मजबूती चाहिए? और मजबूती है कि 1500 तक हो जाए। बीजेपी रहेगी। 1500 तक हो जाए। हाँ, अब खाना है तो लेना ही पड़ेगा। हाँ? लेना ही पड़ेगा तो और मजबूत हो जाएंगे ना। हाँ, बिल्कुल मजबूत हो जाएंगे। यूपी के राजनीतिक दंगल में ब्राह्मण, दलित और यादव के साथ सियासतदानों की मुस्लिमों पर खास नजर है। कहा तो यह भी जाता है कि मुसलमान वोटर को साधे बिना यूपी की सियासत में जीत का संगम अधूरा ही रहता है। संगम नगरी के भाईजान की पड़ताल चौंकाने वाली है। यहाँ से मिली रिपोर्ट सियासतदानों की बेचैनी बढ़ाने वाली है। ये बताइए, चुनाव वाला जो बाहर अभी आने वाला है, उसमें किसके फूल खिलेंगे? मैं देखिए, हम बता नहीं सकते। वैसे तो अब भाई जब ईवीएम है तो भाजपा तो आनी ही है। ईवीएम को छोड़ दीजिए ना, भूल जाइए ना। हो सकता है ईवीएम सही हो जाए। सही हो जाए तो अभी और भी हैं, पार्टीज हैं, दूसरी पार्टीज भी हैं, भाजपा है, कांग्रेस है, और भी हो सकता है वो एसपी आ जाए, समाजवादी पार्टी। हाँ। लोग कह रहे हैं कि इस बार टक्कर उन्हीं दोनों में है। हाँ, उन्हीं दोनों में है। हाँ? लेकिन कांग्रेस भी कम नहीं है। अच्छा, प्रियंका ने काफी मेहनत की है, हो सकता है उसको भी काफी। देखिए, आज मोदी जी यहाँ महिला सशक्तिकरण सम्मेलन कर रहे हैं और प्रियंका कह रही हैं कि लड़की हूँ, लड़ सकती हूँ। हाँ, तो वेरी राइट, बिल्कुल अच्छी बात। लड़कियों को कमजोर नहीं समझना चाहिए, अपने आप को ताकतवर समझना चाहिए। प्रियंका लग रहा है लड़ पाएंगे। बिल्कुल लड़ सकती है। मतलब कांग्रेस का कुछ हो सकता है यहाँ? नहीं, सीटें तो बढ़ेंगी। कह रहे हैं कि कांग्रेस का पंजा तो ऐसे हो गया है। नहीं, ऐसा नहीं है। ऐसे रहेगा? औरतों में काफी उनका वो है। अच्छा, औरतों में पैठ बन रही है। हाँ, पैठ लगता है देखने में। बाकी अब आपने ऐसा महसूस किया है? हाँ, महसूस किया है। लोग तो कह रहे हैं कांग्रेस खत्म हो गई। नहीं, वो लोग कहते हैं जो मतलब नहीं जानते, ऐसा नहीं है। लेकिन ये पहले कुछ सीटें बढ़ेंगी। अच्छा, ये संगम नेहरू जी की भी नगरी है। हाँ, तो बुजुर्गों का तो थोड़ा लगाव रहता होगा कांग्रेस से। हाँ, ये है, ये बात तो सही है आपकी, क्योंकि पुराने लोग जो है अभी भी जो है कांग्रेसी हैं। 21 दिसंबर को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी संगम नगरी प्रयागराज में थे, जहां परेड ग्राउंड में उन्होंने मातृशक्ति कार्यक्रम में हिस्सा लिया। महिलाओं को करोड़ों रुपए की सौगात दी। लेकिन यहां बहस मुस्लिम वोटरों को लेकर छिड़ी है कि वो किसके साथ हैं, क्योंकि यहां के मुसलमान समीकरण बनाते और बिगाड़ते हैं। इसके गवाह 2012 और 2017 के विधानसभा नतीजे हैं। साल 2012 के विधानसभा चुनाव के नतीजों पर नजर डालें तो समाजवादी पार्टी को 8 सीटें मिली थी, बहुजन समाज पार्टी को 3 और कांग्रेस को 1। साल 2012 में विधानसभा चुनावों में 1 सीट बीजेपी के खाते में गई थी, लेकिन 2015 के उपचुनाव में वो सीट भी समाजवादी पार्टी के खाते में चली गई थी। आने तो जब जिधर जाओ उधर हम लोग। अब कैसे? जब आए प्रधान तो रोज आते हैं, हर 3-4 महीने में आते हैं। चुनाव आ जाए, आप लोग सब कोई बात कर रहे हैं महंगाई की, बेरोजगारी की, इसकी बात कर रहे हैं ना। लेकिन नेता लोग मंच से बात करता है हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई, मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारा। चलेगा क्या चुनाव में? नहीं, हमको चाहिए सहूलियत, पब्लिक चाहिए सहूलियत। तो सहूलियत पे वोट देते हैं आप लोग? सहूलियत, रोजगार और महंगाई कंट्रोल। लेकिन ये तो बोलने वाली बात है ना। वोट देते वक्त तो हम जात पात मजहब में बट जाते हैं। वो बट्टों जिस बट्टा हो, वो मजहब अलग चीज, मजहब वाला तो लड़ाने वाला काम है। और ये कहाँ है गोल टोपी पहन के हैदराबाद से? अरे क्यों? वो तो कहते हैं कि हम रहनुमा हैं मुसलमानों के। रहनुमा अपने मतलब रहनुमा है वो दलाली करके और खराब कर रहा लोगों को। किसके खिलाफ? वोटर के खिलाफ। वोट बंटवा रहा है, 10-20 लाख मिल जाएगा, जेब गर्म हो जाएगा, वोट बट जाएगा, खिलाफ। वहीं साल 2017 में
मोदी लहर में सारे जातीय समीकरण फेल हो गए। जनता ने खुलकर बीजेपी का साथ दिया। साल 2017 विधानसभा चुनाव नतीजों पर नजर डालें तो बीजेपी को 9 सीटें मिली, बीएसपी को 2 और समाजवादी पार्टी को 1। साल 2012 में जिस प्रयागराज की जनता ने समाजवादी पार्टी की सियासी नैया पार लगाई थी, उसने 2017 के विधानसभा चुनाव में एसपी बीएसपी के जाति फॉर्मूले को गोता लगवा दिया। अब ये बताइए, खासकर अगर हम मुस्लिम युवाओं की बात करें तो माहौल क्या है? रणनीति तो युवाएं तय करते हैं। हाँ। ठीक है जी। और युवा को चाहिए बेसिक नीड, जैसे उनको सबसे बड़ी चीज रोजगार। रोजगार जो है 2 करोड़ देने का वादा किया था 2017 से पहले, लेकिन वो 2 करोड़ रोजगार नहीं मिला, बल्कि रोजगार छिन गए। तो युवा बहुत तो कह रहे हैं वैश्विक महामारी आ गई। वैश्विक महामारी 2019 से आई थी और सरकार 2017 में बनी है। ठीक है, योगी जी की। यस, योगी जी की। प्रयागराज लोकसभा सीट पूर्व प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री, वीपी सिंह, जनेश्वर मिश्रा, मुरली मनोहर जोशी जैसे राजनीतिक दिग्गजों की कर्मभूमि रही है। यहां से पूर्व प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री 1957 और 1962 के आम चुनावों में लगातार 2 बार जीते। 1967 के चुनाव में उनके बेटे हरिकृष्ण शास्त्री को जीत मिली थी। 2019 में भी यहां बीजेपी जीती थी, लेकिन इस बार यहां बीजेपी के लिए थोड़ा परेशान करने वाली रिपोर्ट है। आज जब से देश आजाद हुआ है, यही चलता जब से आज तक यही चलता है। मुसलमान को वोट दिया जाता है क्या? जो भी दिया जाता है, कहाँ जात पात है? हम लोग देखते हैं हमारा काम कौन करता है, हमारे मुल्क के लिए अच्छे कौन है, हमारे मोहल्ले के लिए अच्छा कौन, हम लोग उसको वोट देते हैं। हम लोग कभी नहीं देखते जात पात। कौन जात पात देखता है? कौन यहाँ मुसलमान आया है? आजादी के बाद से अब तक हुए 17 आम और 2 उपचुनावों में प्रयागराज लोकसभा सीट पर 7 बार कांग्रेस को जीत मिली। कांग्रेस 1951 से 1971 तक लगातार 5 बार जीती, जबकि 1984 के चुनाव में यहां से कांग्रेस प्रत्याशी के तौर पर अभिनेता अमिताभ बच्चन और उनके इस्तीफे देने के बाद 1988 में हुए उपचुनाव में पूर्व प्रधानमंत्री वीपी सिंह चुनाव जीते थे। तो क्या प्रयागराज में फिर से बदलाव की बयार देखी जाएगी? बड़े बड़े नेता आ रहे हैं, वो धर्म की बात कर रहे हैं। अब नेताओं देखिए का- ना, देखिए अब नेताओं का देखिए काम है बांटना। एक आपके मुसलमानों के बड़े रहनुमा आ गए हैं पतंग उड़ाते हुए। नहीं, ये कोई बहुत रहनुमा नहीं ओवैसी है। साहब। नहीं, ये तो वक्त बताएगा कौन बड़ा है कौन छोटा है। अब ये तो वक्त बताएगा बड़ा छोटा। ये तो आप कह रहे हैं ना बड़े रहनुमा है। लोग तो ये कहते हैं, रहनुमा वो तो खुद सभी कह- बनते वो हैं। क्या खुद कहते हैं। सब नेता ये कहते हैं, सेकुलरिज्म जितने पार्टी के नेता है वो ये कहते हैं कि हम रहनुमा है, हम रहनुमा है, हम रहनुमा है। इसी चक्कर में आज तक मुसलमान पीछे रहा, कभी बसपा के पीछे चला, कभी सपा के पीछे चला, कभी और तमाम नेताओं के पीछे अब चला। किसके पीछे चलेगा? अब तो युवा जो उसकी बेहतरी की बात करेगा उसी के पीछे चलेगा। जो बेहतरी की बात करेगा। बिल्कुल। देखिए, रिजवान भाई ने बड़ी सही बात कही और ये बातें अब उठ भी रही हैं कि ये कहा जाता है कि मुसलमानों को डराया जाता है, डरा कर वोट ले लिया जाता है, लेकिन कह रहे हैं कि अब मुसलमान जाग गया है। जो उनकी बेहतरी की बात करेगा, अब ये कोई भूल जाए कि धर्म के नाम पे और नाराय तकवीर का नारा दे के वोट ले लेंगे, शायद ये मुमकिन नहीं है। ये रिजवान भाई कह रहे हैं। खैर, फिलहाल अभी चुनाव आने में कुछ वक्त है, देखते हैं माहौल किधर जाता है। चलिए और लोगों से बात करेंगे। दशक तक उत्तर प्रदेश जातिगत समीकरण में फंसा रहा, जातिगत गठजोड़ राजनीति पर हावी रही, लेकिन वक्त थोड़ा बदला। 2014 के बाद जातिगत समीकरण ध्वस्त हुआ। यूपी के मुसलमान भी चौकन्ने हो गए। मजहब के नाम पर वोट देने वाले सतर्क हैं। यहाँ के भाईजान के लिए विकास मुख्य मुद्दा। महंगाई से परेशान भाईजान सरकार से रोजमर्रा की चीजों को सस्ता करने की गुहार लगा रहे। नेतागिरी में ये है कि जो हमारा विकास करे, हमारे बारे में सोचे। बाकी पब्लिक प्लेस पे तो एक से एक लोग आएंगे जो हमारे यहाँ जो हमको काम देगा, विकास देगा, रोजी रोटी देगा। भारतीय संविधान मतदान से चलता है, समझ गए? संविधान और मतदान की यहाँ लड़ाई है। मतदान में भी हम है, संविधान में भी हम है। हमारे वोट जो हमको बेनिफिट देगा, हम उसको वोट देंगे। किस तरह का बेनिफिट? जो हमारे शिक्षाओं को देखे, हमारे रोजगार को देखे, हमारी बेगारियों को दूर करेगा, वो हमारा नेता होगा। बीजेपी का मुख्य फोकस पूर्वांचल की सीटों पर है। यही वजह है कि प्रधानमंत्री 2 महीने में पूर्वांचल के 8 दौरे कर चुके हैं। पूर्वांचल को साधने की होड़ दूसरे सियासी दलों में भी है। इसकी वजह बड़ी है। पूर्वांचल पर फोकस क्यों है? पूर्वांचल में विधानसभा की कुल 156 सीटें हैं।
2017 विधानसभा चुनाव में बीजेपी गठबंधन ने 156 में से 128 सीट जीती थी। प्रधानमंत्री जी का तब बीजेपी के विकास फॉर्मूले पर पूर्वांचल ने भरोसा किया था। इस बार के विधानसभा चुनाव में भी बीजेपी को विकास के एजेंडे पर यकीन है, लेकिन क्या प्रयागराज के भाईजान विकास के दावों पर भरोसा करते हैं? धारा कैसी चल रही है इस बार? देखिए, धारा तो जो मौजूदा सरकार है, चाहे वो विधानसभा की चाहे लोकसभा, धाराएं तो विपरीत चल रही हैं। धाराएं विपरीत चल रही हैं? धाराएं सरकार के विपरीत। आईपीसी की जगह सीआरपीसी लग जा रहा है क्या? नहीं, आईपीसी का अपना काम है, सीआरपीसी का अपना प्रोविजन है। आपने कहा ना विपरीत जा रही है। विपरीत चल रहा है, धाराएं विपरीत चलती। नदी की धारा होती ना, कभी हमारे फेवर में चलती है, जैसे सरकार के फेवर में थी, अब सरकार के विपरीत धाराओं में चलती है। 26 दिसंबर 2021 को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने प्रयागराज को 157.78 करोड़ की योजनाओं का तोहफा दिया। इस दौरान योगी ने 89.60 करोड़ की 8 योजनाओं का लोकार्पण किया, जबकि 68.18 करोड़ की कुल 23 योजनाओं का शिलान्यास किया। इससे पहले भी योगी सरकार संगम नगरी के विकास के लिए कई काम कर चुकी है। ट्रैफिक जाम से जूझ रहे प्रयागराज के लिए कई फ्लाईओवर की सौगात दी है। लेकिन अब चुनाव करीब है, फैसला जनता को लेना है। देखना होगा कि 2022 में प्रयागराज के भाईजान किसे देते हैं सत्ता की कमान। ये सरकार कैसी है ये वाली जो अभी चल रही है? अगर सही पूछे तो हमारे लिए बहुत अच्छी नहीं है। हाँ? सही पूछे तो हमारे लिए बहुत अच्छी नहीं है। बहुत अच्छी रही है? बहुत अच्छी नहीं है। क्यों? ऐसा क्या हो गया? बस हमारे लिए अच्छी नहीं है। तो ये नहीं तो कौन? वक्त बताएगा। तो अखलाक भाई कह रहे हैं कि वक्त बताएगा, लेकिन आज का वक्त हमारे लिए यहीं पे समाप्त होता है। अगले एपिसोड में फिर कहीं और मुलाकात होगी। नमस्कार। कोरोना धर्म नहीं देखता, जात नहीं देखता, अमीर गरीब ऊंच नीच नहीं देखता। कोरोना सिर्फ मौका देखता है, लेकिन आप उसे मौका मत दीजिए। बस इतना कीजिए, जब कभी दफ्तर से बाजार से घर लौटिए तो इतना ख्याल जरूर रखिए कहीं आपके साथ कोरोना आपके घर तो नहीं जा रहा। भूलिए मत, कोरोना अभी जिंदा है।